तो इस बीच इन्फोसिस के नंबर्स अभी आ गए हैं और आपको नंबर्स अब सिलसिलेवार तरीके से एक बार आप नोट करते हुए चलें और इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे जो मुनाफा आया है वो करीब आया है 3480 करोड़ का यहाँ पे नंबर आया है। सबसे पहले जी बिजनेस आपको बता रहा है 3480 करोड़ के नंबर के साथ इन्फोसिस ने अब पहला अपना नंबर्स उतार दिया है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी का है। आप सबसे पहले यही देख पा रहे हैं 3480 करोड़ का मुनाफा पहली तिमाही का जारी कर दिया इन्फोसिस ने। एक बार आपको प्रॉफिटेबिलिटी जैसे से खबरदारी वैसे बता रहे हैं और ये मुनाफा उम्मीद से थोड़ा बेहतर है। 5% की गिरावट आनी चाहिए थी, कम से जरूर है लेकिन उम्मीद से जरूर बेहतर है। 3480 करोड़ का इन्फोसिस ने मुनाफा अपना उतार दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, आय की गाइडेंस 6.5 से 8.5 के बीच में रखी गई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 3480 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी प्लस गाइडेंस को भी करीब 8% के आसपास उतारा गया है। इनफैक्ट ये FY18 की गाइडेंस 6.5 से 8.5% ही थी जो इन्फोसिस ने दी थी। जो मुनाफे की फिगर है वो 3480 की और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3430 करोड़ कंपनी रिपोर्ट करेगी, लेकिन उससे मार्जिनली बेटर है 3480 करोड़ इन्फोसिस ने रिपोर्ट किया है। तो इसका असर आज स्टॉक प्राइस पे देखने को मिलेगा। मैं आपको ये भी बता दूं जो अनुमान था जी बिजनेस का उसमें रेवेन्यू फिगर मात्र 0.7% घटनी चाहिए, यानी कि 17,000 करोड़ के आसपास की तिमाही रेवेन्यू जो है वो इन्फोसिस रजिस्टर करना चाहिए। लेकिन क्योंकि बॉटम लाइन काफी बेहतर आ गई है और अगर रेवेन्यू फिगर बेहतर आ गई तो ये अच्छे सेट ऑफ रिजल्ट्स माने जाएंगे इन्फोसिस से। हम पहले देख चुके हैं टीसीएस में 10% का मुनाफे पे डेंट पड़ा है, अनुमान से थोड़ा ज्यादा डेंट पड़ा है, लेकिन अगर इन्फोसिस संभाल गया तो ये संभाल जाएगा बाजार को आज के साथ में। देखना होगा बारीकियां नतीजे दो नंबर्स पे बेसिस पर आप ये समझ लीजिए। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, ये नंबर खराब नहीं है, प्रॉफिट ठीक है, जो सोचा जा रहा था ठीक वैसे थोड़ा उससे बेहतर आया। आय का जो नंबर आया ये भी ठीक आया है, ये जैसा सोचा जा रहा था उससे थोड़ा ही बेहतर आया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 17,000 आएगा लेकिन 17,000 प्लस आ गया नंबर। तो ये दोनों चीज़ें प्रॉफिटेबिलिटी और प्लस इसका रेवेन्यू ये यहाँ पे ठीक आता हुआ दिख रहा है। और जिस मार्जिन्स के बात बोल रहे हैं ये भी ठीक दिख रहे हैं। अभी तक किसी भी तरह का कोई ऐसा सरप्राइजिंग बैड नंबर्स तो इन्फोसिस से नहीं दिख रहा। तो कल टीसीएस का थोड़ा स्टेगर्ड नंबर थे लेकिन इन्फोसिस का नंबर थोड़ा ठीक आते हुए दिख रहा है। मयंक बावला इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आईटी एनालिस्ट हैं KR चौकसी के। मयंक शुक्रिया समय देने के लिए। कल टीसीएस आप कह रहे थे कि नंबर्स थोड़े से एक बार खराब है, इन्फोसिस के नंबर कैसे लग रहे हैं आपको, जरा बताएंगे? और सर ऑन दैट मतलब ऊपर से नंबर जो अभी आए हैं फ्लैश आए उसके हिसाब से तो एस्टिमेट्स के हिसाब से ज्यादा है हमारे। हमारे एस्टिमेट से US डॉलर टर्म्स में $2,642 मिलियन और उसके सामने आए हैं $2,651 मिलियन जो बीट है टॉप लाइन पे। और एबिट मार्जिन पे भी हमारे एस्टिमेट 23.5% था, उसके सामने 24.1% आया। तो दोनों फ्रंट्स पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने। ठीक है, तो मयंक एक चीज माने कि आय अच्छी है, प्रॉफिट उम्मीद से ठीक आ रहा है और जो परसेंटेज डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू वो भी ठीक है, तीनों को गुड मार्क्स दे सकते हैं? यस डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा आप किस चीज की वेट कर रहे हैं? नंबर्स में आपको और क्या चाहिए, आप और क्या देखना चाहते हैं? मार्जिन्स देखना चाहेंगे? वो मैं आपको बता दूं 24 आए हैं इसके अबिटा के मार्जिन्स, जो कि उम्मीद से बेहतर है। हमारे हिसाब था कि 23 साढ़े 23 के आसपास आके गिरेगा, ये भी नंबर ठीक है? यस डेफिनेटली बीट है। ठीक है, अब इन सारे नंबर्स देखने के बाद आप करेंगे क्या? सुबह सुबह ही कॉल डालेंगे प्लस की, एनालिस्ट को बताएंगे, सभी ट्रेडर्स को बताएंगे आप प्लस कीजिए इन्फोसिस? मैं एक्चुअली और उनका गाइडेंस भी देखना चाहूंगा। FY18 का गाइडेंस में जो उन्होंने सेम रखा है तो उसके हिसाब से डेफिनेटली हमारा कॉल भी बाय में ही रहेगा, कुछ डाउनग्रेड नहीं होना चाहिए। तो वो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है गाइडेंस। और FY18 क्या देते हैं, पिछले बार उन्होंने 6.5 to 8.5% का गाइडेंस दिया था। ठीक है जी, लेकिन मयंक जो मुनाफे का आंकड़ा है उसे अगर हम देखें और कल इनफैक्ट जिस तरह का TCS का परफॉर्मेंस था, इन दोनों को अगर हम ध्यान में रखें तो ओवरऑल IT स्पेस पर इस समय आपका व्यू क्या है? बिकॉज इन्फोसिस ने एटलीस्ट प्राइमा फेसी अगर हम देखें तो जो बॉटम लाइन है या फिर मुनाफा का आंकड़ा है उसमें कम से कम पॉजिटिव सरप्राइज डिलीवर किया है। तो ऑन जो अभी करंट फाइनेंशियल्स जो कंपनी ने रिलीज किए उनके हिसाब से तो वो डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया है TCS के कंपैरिजन में। तो उसके हिसाब से तो आई एम पॉजिटिव इन कंपैरिजन टू TCS। कल जब हम TCS में नंबर्स देख रहे थे ना मयंक, तो बार बार ये बात आ रही थी कि करेंसी का कितना इम्पैक्ट आएगा। अभी तक जो इन्फोसिस के आंकड़े आए हैं उसमें करेंसी की एक्चुअल फिगर तो नहीं है, लेकिन डॉलर टर्म्स में जो ग्रोथ दिखी है मेरे को लग नहीं रहा कि करेंसी पे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा होगा नेगेटिविटी के साथ। ये ठीक है, ये भी एक गुड साइन ही समझे ना?
पॉजिटिव साइन है क्योंकि क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट तो पॉजिटिव था ये टाइम, और INR अप्रिशिएट हुआ, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड था, बट उसके सामने जो इन्फोसिस ने जो नंबर्स दिए हैं वो तो पॉजिटिव ही है। जितना इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड था उससे कम आया है डेफिनेटली। ऑलराइट, चलिए मयंक शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ट्रिप चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। ट्रिप, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नाउ यू नो, टू बेलवेदर्स, TCS टू सम एक्सटेंट डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन इन्फोसिस ने नंबर्स जिस तरह के दिए हैं, एटलीस्ट जो एक फियर था मार्केट में दैट वो शायद अपना जो गाइडेंस है उसे रिवाइज कर सकते हैं डाउनवर्ड, वो नहीं हुआ है, वो कंसिस्टेंट है, और टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों एस्टिमेट था उससे थोड़ा सा बेटर है। इसे क्या हम एक ट्रेंड माने या फिर यू विल सी इट एज अ वन ऑफ आउट परफॉर्मेंस? नहीं, don't jump to the conclusion that this is an out performance. अगले quarter it's not, remember the IT sector as a whole is not in a secular growth trend. Secondly, इन्होंने क्या कहा कि they'll put some money in the share buyback and dividends. That's a terrible way of spending money. Instead of spending money on share buybacks and dividends, they should put that money to retrain all the employees on new technology, so that they are more productive 2 years, 3 years from now, and that's when Infosys can really outshine. Share dividends and buybacks is just a sugar coating to temporarily boost the stock while the company and the industry fundamentals are terrible. You have to overcome those. So I don't think this is anything to cheer about. I think if a company is giving overcome those. So I don't think this is anything to cheer about. I think if a company is giving dividends and share buybacks, it's a time to get even worried because the fundamentals of the company are going to go much worse. Right, but Trip, considering that the dollar revenue growth guidance has been increased, उन्होंने बढ़ाया है उसे, would you want to read something into it? Yes, they have maintained the guidance at 6.5% to 8.5%. I don't think they have raised it, but the question is, what prevents the company to lower the guidance next quarter or the quarter after that? You should only have conviction in the guidance if the business fundamentals are improving or stable. We are not seeing that. The technology shifts are massive and across the whole globe, and the skill sets that are required to win and thrive in the IT deals is very different. Their employees, Infosys, TCS, Cognizant, you name every person, every company, they are training employees on yesterday's technologies in the yesterday's world. They have to evolve. They should be talking more about what are the new skills, how many people have been skilled in new technology, and how many wins they are getting in the new technology. So I think this is all mumble jumble. It's not really strategic the way I'm looking at it. And I think I'm concerned that the revenue growth guidance they are given is not maintainable. ठीक है ट्रिप, तो ये सारी कैलकुलेशन करने पर आपको इनकी गाइडेंस कैसे दिखती है या इनका फ्यूचर कैसे दिख रहा है? अगले 2-3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर का भी काउंट कर सकते हैं, करीब 1 साल बन जाएगा। मेरे ख्याल से अगर आप इसको ध्यान से देखिए, गाइडेंस तो आप हवा में डाल सकते हैं गाइडेंस। द क्वेश्चन इज जो गाइडेंस दिया है उतना स्ट्रेंथ आपके इंडस्ट्री में है या नहीं, और इंडस्ट्री में और कस्टमर बेस में है या नहीं। इन 2 सेक्टर्स आर स्ट्रगलिंग, एक तो बैंकिंग है और एक रिटेल है, और ऑयल भी ऐसे ही है सेक्टर। तो आप गाइडेंस की अजम्पशंस क्या है और वो अजम्पशंस कितनी सॉलिड है, ये सब अनसर्टेन है। तो ये स्टॉक हॉरिजॉन्टली रहेगा, इट्स अ डेड स्टॉक फॉर 2017। रेवेन्यू कैटलिस्ट नहीं है कंपनी में, सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड नहीं है कंपनी में। ऑल राइट ट्रिप, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इंडिकेटिव टिक्स एक बार देखते हैं, इसमें TCS 6% नीचे है इंडिकेटिव टिक्स में। इन्फोसिस नंबर्स आने के बाद करीब 1% ऊपर, 9916 पर निफ्टी है, 9900 के पार। हमारे साथ गणेश नटराजन जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। गणेश, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नाउ यू नो, टू सम एक्सटेंट ये देखा जा सकता है इन्फोसिस का परफॉर्मेंस जिस तरह का है, दैट दे हैव मैनेज्ड टू स्क्वीज आउट दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ मार्जिन एंड टू दैट एक्सटेंट एक्स्ट्रा बिट ऑफ मे बी प्राइसिंग पावर, जो कि शायद रिफ्लेक्ट कर भी रहा है इनके नंबर्स में। बिसाइड्स दैट जो डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस है उसे इन्होंने अपवर्ड रिवाइज किया है हल्का सा।
So overall, I mean, if you have to do an apple-to-apple comparison between TCS and Infosys based on the quarterly performance, can we say that Infosys managed to perform better? वो तो I think it's very marginally different. But I think what is positive for the industry is the guidance. क्योंकि अगर Infosys can grow 9.1% quarterly, it shows that there is an upturn happening. And that has been my expectation कि जो downturn है वो digital और automation के कारण that will affect for maybe 4 to 6 quarters. But if they can do 9% growth this year and they can go back to double digit next year, I think it is good signs for the industry. सर करेंसी का कितना इम्पैक्ट होगा? ये करेंसी का तो आई थिंक assumed constant currency जैसे आप देख रहे हैं कि that I think they're showing slightly lower than dollar. वो तो होना ही है because dollar will be much stronger. But I don't think there'll be overall too much currency impact. And I think what we should look for is volume growth. And if volume growth, they are looking at 9% growth, I think it's positive signs for the industry. ठीक है, ये एग्रेसिव तो नहीं लग रहा आपको? इन्फोसिस की गाइडेंस 9% तक चली गई है, क्योंकि चैलेंजेस तो अभी भी हैं, उसको लेकर हमने कोई ज्यादा बदलाव तो नहीं देखा मिस्टर नटराजन? नहीं, बट अच्छी जो कंपनीज हैं वो मैं कब से मेंटेन कर रहा हूँ कि जो अच्छी कंपनीज हैं वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दे विल हैव बेटर इम्पैक्ट. क्योंकि अभी आप देखेंगे तो आई थिंक इन द नेक्स्ट 2 years गुड कंपनीज विल डू ऑलमोस्ट 50% ऑफ देयर वर्क इन डिजिटल. और आप डिजिटल में पिवट करें तो यू विल फाइंड बेटर रिजल्ट्स. आई हैव ऑलवेज सेड दैट द इंडस्ट्री विल गो बैक टू डबल डिजिट ग्रोथ एंड आई थिंक दिस इज अ गुड साइन एंड वेरी पॉजिटिव फॉर द इंडस्ट्री. ठीक है, बिल्कुल. चलिए, ये खैर पॉजिटिव साइन है. उम्मीद करते हैं कि आउट परफॉर्मेंस बरकरार भी रहे. थैंक्स गणेश, थैंक्स फॉर योर व्यूज. इन्फोसिस करीब 1.25% ऊपर है, 990 के आसपास इस समय. और सेंसेक्स भी इनफैक्ट अब देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर ही रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है. आज भी तो निफ्टी ऑलमोस्ट 9900 पर. लेकिन टीसीएस जो इंडिकेटिव टिक्स आए हैं उसके बाद डेफिनेटली अभी भी लाल निशान में, करीब 2% नीचे. अंचल है हमारे साथ कुछ और फाइन प्रिंट लेकर. बताइए अंचल. बिल्कुल अमीर, देखिए प्राइमा फेसी बुलेट पॉइंट्स में अगर बात करें, इन्फी के नंबर्स काफी सारे पैरामीटर, ऑलमोस्ट ऑल पैरामीटर्स में बेहतर रहे हैं. रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाई है, अपने आप में एक पॉजिटिव ट्रिगर है. गोइंग अहेड बेटर बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. टॉप लाइन और टॉप एंड और बॉटम एंड दोनों ही इस पे ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाई है. मुनाफा कंपनी का अनुमान से बेहतर रहा है. मार्जिन्स की बात करें, 24% के मार्जिन्स काफी रोबस्ट हैं. हाँ, स्लाइड किए हैं 60 बेसिस पॉइंट्स, लेकिन वो रुपी डेप्रिसिएशन का जो इम्पैक्ट है वो है. वीजा कॉस्ट का उतना डेंट नहीं लगता हुआ दिखा है. साथ ही साथ डॉलर रेवेन्यू स्ट्रांग रहे हैं, $265 करोड़ पे एक अच्छा फिगर है. इसके अलावा बात करें क्लाइंट एडिशन, देखिए इन टीसीएस के केस में जहां हमने बड़े करीब 21 बड़े क्लाइंट्स जुड़ते हुए देखे थे, यहाँ पे 59 का आंकड़ा है, तो वो एक अपने आप में अच्छी बात है. और अट्रिशन रेट पे देखिए 17.1% से घटकर 16.9%. तो प्राइमा फेसी सभी वेंट्रिकल्स में, सभी फ्रेंड्स पे इन्फोसिस की जो परफॉर्मेंस है उम्मीद से स्लाइटली बेटर ही रही है. स्लाइटली बेटर है. सारी चीज आपको दिख भी रही है कि किस किस फ्रंट पे उसने सबसे बेहतर किया, और यही आपको आंकड़ों में भी दिख रहा है. जितना इन्फोसिस ऊपर है उतना ही टीसीएस नीचे है. टीसीएस करीब 2% नीचे, इन्फोसिस ठीक उतना ही ऊपर 2% ऊपर है. फटाफट से आज जो सुबह 7:30 बजे आपको कॉल्स दी जाती है ना, इसका एक रीकैप आपके सामने मैं उतार देता हूं. ये सारी कॉल्स भी आप नोट करके रखिएगा अगर आपके मिस हो गया होगा ही तो. इसमें आप देखिए, आपको वेल्सपन इंडिया का एक शेयर दिया गया था, साथ ही साथ आपको श्री पुष्कर केमिकल का एक शेयर है, टीबीजेड, बायोकॉन, कैडिला. बायोकॉन पे ज्यादा फोकस कीजिए, किरण ने भी कहा है कि एक बार बाय कर सकते हैं. सिमी भी इस पे बुलिश थी. इसके अलावा फास्ट मनी की जो और कॉल्स, उसमें फ्यूचर लाइफस्टाइल और साथ ही सुपरहिट शेयर इन्फोसिस था, ये सुमित की तरफ से दिया गया था. और ठीक उससे पहले आप देखिए ये नंबर्स आए हैं, तो सुपरहिट कॉल आज बन जाएगी. और इसके अलावा हैसुन एग्रो के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, मंदाना रिटेल भी आज आपकी लिस्ट में होना चाहिए विद द टारगेट ऑफ 168. इसके अलावा कुछ एक और ट्रेड आप नोट कीजिए. टीसीएस सेल दिया था, वैसा ही हो रहा है. तो इजी बिजनेस फिर से पुख्ता साबित हुआ, न केवल जानकारी बल्कि ट्रेडिंग में भी, कि जो टूटना है वो टूटेगा, जो चलना है वो चलाएगा. मैक्स फाइनेंशियल भी आज टूटेगा 570. किरण भी कह रहे हैं चला जाएगा 545. बलरामपुर चीनी, टाइटन, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो आज आपकी लिस्ट में होना चाहिए. इसमें ईपीएस आज बलरामपुर चीनी है, क्योंकि एथेनॉल की जो खबर आई है ये शेयर को चला सकती है. और इसके अलावा जो संदीप का आज का सुपरहिट शेयर है वो इसी चीनी सेक्टर से जुड़ा हुआ प्राज इंडस्ट्रीज, जो कि इक्विपमेंट बनाती है, 84 का टारगेट. इसके अलावा रेडिंगटन जिसमें ब्लॉक डील हुई, इन्फीबीम जिसमें शेयर डिवाइड हो रहा है, विभाजन हो रहा है. फ्यूचर कंज्यूमर्स भी आज लिस्ट में रखा गया है विद द टारगेट ऑफ 38. तो मीर आज का दिन ये कह सकते हैं कि जैसा दिखाओगे वैसा पाओगे. इन्फोसिस ने जो दिखाया 9% वो उसको मिल रहा है अर्निंग स्टेज में ही. बिल्कुल. देखिए, ये इनफैक्ट आपको याद होगा अर्निंग सीजन शुरू होने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि इस बार मार्केट
प्योरली जो परफॉर्मेंस है, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, उसके आधार पर रेट करेगा कि बॉस मुझे इस स्टॉक को कितना प्रीमियम देना है या फिर कितना वापस ले लेना है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। और वो होगा भी आगे। इनफैक्ट लेट द बैंकिंग रिजल्ट्स कब, तब मजा आएगा। लेकिन टीसीएस 2.5% नीचे है और इन्फोसिस क्लियरली आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए आज जिस तरह का रुझान इसने दिखाया है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ किरण जाधव है, सुनील जैन है, सिमी भौमिक है, विश्वेश चौहान है और कुछ ही देर में श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया आप सभी का एंड थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस। सो अब विश्वेश, यू नो, लुकिंग एट द क्यूज इस समय जिस तरह के हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं टीसीएस इज अंडर प्रेशर थैंक्स टू देयर रिपोर्ट्स और साथ ही इन्फोसिस एटलीस्ट इस समय तो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इस ट्रेंड को थोड़ा एक्सटेंड होता देख रहे हैं क्या आप? आई थिंक इस बार जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टेक अवे था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये था कि प्री रिजल्ट जो आईवीज में सर्ज आता है वो नहीं हुआ था। हिस्टोरिकली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑफ इन्फोसिस प्री रिजल्ट ऑलमोस्ट 60 तक चली जाती है। इस बार मेरे ख्याल 30 में लैंग्वेज कर रहे थे। तो दैट मीन्स मार्केट इन अ लार्ज हैड नॉट हेज दे पोजिशन एंड दे वर नॉट बाइंग लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो ऑप्शंस बाय कब नहीं होते? जब दे वर हैव सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कि कुछ होने वाला है या दे वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। सो इन बोथ द केसेस मेरे हिसाब से डाउन साइड लिमिटेड था। मेरा ऐसा मानना है कि इन अ वेरी वेरी शॉर्टर टर्म इन्फोसिस 1000 और उसके ऊपर में 1052 तक का भी टारगेट देखने मिल सकता है। जहां पे एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट डीग्रोथ इन दी आईटी सेक्टर, मेरा ऐसा मानना है, मैंने सिमिलर फीलिंग देखी थी 2009 के लोस पे। नोबडी लाइक दी आईटी एंड वो लोस से टीसीएस 10 टाइम्स है, इन्फोसिस शायद 7 टाइम्स है। सो आई एम वेरी स्केप्टिकल, आई डोंट वांट टू शॉर्ट दिस स्टॉक एंड शायद अगर थोड़ी नीचे मिले तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने की भी मैं सलाह दे सकता हूँ। ठीक है, इस बीच कुछ और मेहमान भी मेरे साथ बने हुए हैं। आप सेमी को ट्रेड लेंगे आज किसी भी आईटी कंपनीज में? हो सकता है इन्फोसिस, टीसीएस, क्योंकि गैप और गैप डाउन हो रहा है इनमें, या फिर इसके अलावा विप्रो भी है, एचसीएल टेक भी है, वो भी हल्का हल्का चलने लगे हैं वापस आज। सिमी, आवाज आ रही है? चलिए हम फिर से डिम्पी, आप क्वेश्चन मुझसे पूछा था। अच्छा, मैंने एक्चुअली मैंने देखो आज एक्चुअली जो ट्रेड लेना है रिजल्ट्स के लिए वो तो कल ही शायद ले चुके हैं। और एक डिस्क्लेमर ये है कि मैंने मेरे क्लाइंटों को कल टीसीएस शॉर्ट करके कैरी करवाया था और अगर आज खराब रिजल्ट्स के चलते थोड़ा बहुत डिप मिल जाता है तो तुरंत प्रॉफिट बुक करेंगे। क्योंकि मैंने जब तुमने टीसीएस के बारे में पूछा तब मैंने ये कहा था कि 2420 से 2400 का मतलब काफी क्रूशियल सपोर्ट है। ये सपोर्ट से नीचे चला जाएगा तो इसमें फ्रेश वीकनेस आ सकता है। तो मेरा टारगेट 2400 तक का था। अगर 2400 के आसपास खुल जाता है या उससे नीचे खुल जाता है तो शायद 2400 के ऊपर स्टॉप लगा के वो शॉर्ट पोजीशन मेंटेन करेंगे या बुक करेंगे, वो खुलने के बाद ही डिसाइड करेंगे। इन्फोसिस में मेरा कोई पोजीशन नहीं था, पर चार्ट देख के लग रहा है कि 990 से 1010 ये एक क्रूशियल हार्डल होगा। आज अगर बहुत अच्छा खुल भी जाता है तो भी उस रेंज को पार करके सस्टेन करना पड़ेगा। उस रेंज में इसका रिसेंट हाई है, उस रेंज में इसका 200 डेमा है। तो ये एक पहला पड़ाव है जिसके ऊपर जाने के बाद इसके ऊपर अगर क्लोज कर जाता है तो इन्फोसिस में जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है वो ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा और ट्रेंड को आगे मेंटेन करेगा। तो 1010 990 ये रेंज मेरा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने के बाद मैं शायद एक शॉर्ट टर्म का इन्फोसिस का बाई कॉल दे सकती हूँ, उससे पहले नहीं। बिल्कुल। इस बीच सुनील, क्विकली आप क्या करेंगे? क्योंकि एटलीस्ट एक चीज अच्छी है कि इन्फोसिस ने जो डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस को रिवाइज किया है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। और इसी के चलते इन्फोसिस जो प्री ओपन है उसमें ऑलमोस्ट 1000 रुपए के लेवल पर है। या नो डाउट रिजल्ट एक्सपेक्टेड से थोड़ा बेटर है, बट जो गाइडेंस रिवीजन की है मुझे लगता है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ क्रॉस करेंसी का बेनिफिट जो इस क्वार्टर में भी आया है। और वो जो इन्फोसिस का ट्रेंड है वो जो कि क्वार्टर एंड पे जो रेट्स रहती है उस बेस पे वो अपनी गाइडेंस को इंडिकेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि गाइडेंस रिवीजन का रीज़न फंडामेंटल के अलावा मुझे लगता है ये रीज़न होना चाहिए। लेट द मैनेजमेंट कम एंड क्लेरिफाई। मुझे लगता है कि इस चीज़ पे वो अपना व्यू देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट नो डाउट ओवरऑल आईटी सेक्टर्स काफ़ी टाइम से डोल्ड्रम था, बट अब थोड़े ऐसे साइंस आ रहे हैं कि ये बॉटम आउट होने की स्टेज पे आ रहा है। हमने कल टीसीएस की कमेंट्री भी सुनी, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा निगेटिवनेस नहीं दिखाई दिया। और आज इन्फोसिस की कमेंट्री के बाद में
आई थिंक कुछ इंडिकेशन इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ से अब और ज़्यादा नेगेटिव आउटलुक नहीं है, मे बी स्टेबल, और यहाँ पर थोड़ा हो सकता है स्टॉक रखड़े या एक कोई विजिबिलिटी की इंडिकेशंस दिखाई देने लगे। ठीक है, इस बीच कुछ एक स्टेटमेंट विशाल सिक्का की भी आ रही है मिहिर, वो भी ध्यान देने वाली है। यहाँ पे 6 तिमाही से लगातार प्रति कर्मचारी आय में बढ़ोतरी है। हालांकि वो कंपनी के सीईओ है तो इसलिए बात उनकी तरफ से होगी ही जरूर कि कंपनी सब कुछ ठीक करे, लेकिन यहाँ जो चैलेंजेस एक्सपर्ट्स को दिख रहे हैं, जैसे ट्रिप भी बता रहे थे कि कैसे इनोवेशन के साथ और जो जॉब फॉल हो रहा है उसके साथ कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है 9% की ग्रोथ गाइडेंस। आपको ध्यान होगा मीर, आप भी कई क्वार्टर्स देख चुके हैं इसके, इन्फोसिस के गाइडेंस में टिपिकली हम आधा 1% का स्विंग देखते थे, लेकिन इस बार सीधा 6 से 9 अपर एंड सीधा 9 आया। एक्चुअली जो स्टेटमेंट उसे अगर आप ध्यान से देखा, हालांकि मार्केट खुलने वाला है क्विकली, लेकिन एक तो जो क्रॉस करेंसी का फायदा उन्हें मिला है, जो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि इस बार इनकी हेजिंग स्ट्रैटेजी जो है ना काम कर गई, दैट वाज राइटली इन प्लेस, जो कि एक्चुअली जिसके लिए टीसीएस फेमस है। लेकिन इस बार टीसीएस में हमने देखा उन्होंने हिट लिया है, बिकॉज अब देखिए 60 बिप्स का मार उनको मार्जिन में पड़ा बिकॉज ऑफ द करेंसी फ्लक्चुएशन, और साथ ही जो मार्जिन पर प्रेशर था टीसीएस में, उसकी एक वजह जो वेज हाइक उन्होंने लिया था वो भी था, तो उस वजह से टीसीएस थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर में दिख रहा है। लेकिन हाँ, इन्फोसिस पर अच्छी चीज़ जो है वो ये है, जो विशाल सिक्का कह रहे हैं कि लगातार 6 क्वार्टर से जो पर एम्प्लॉय यील्ड होता है कंपनी का, या फिर पर एम्प्लॉय रेवेन्यू जो होता है उसमें सुधार देखा जा रहा है, यानी पर एम्प्लॉय जो यील्ड वो लोग जनरेट कर रहे हैं। खैर ये भी नहीं भूलना चाहिए इसमें कि जो स्टाफ रिट्रेचमेंट हुआ है वो भी ठीक ठाक हुआ है, तो उसके चलते भी एक बूस्ट मिलता है। पर मार्केट खुलने वाला है और कम से कम एक अच्छी और पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद इन्फोसिस पर की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा विशाल सिक्का ने कि जो एग्जीक्यूशन उन्होंने किया है उसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर एंड टू दैट एक्सटेंट नतीजों पर देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड ओपनिंग पर निफ्टी खुलने वाला है 9900 के पार। कल इसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये 9897 से वापस घूम गया था और उसके बाद जा नहीं पाया। लेकिन आज देखिए 9900 के पार निफ्टी की ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, और सेंसेक्स ने तो कल ही रिकॉर्ड बना ही लिया था 32,000 के पार का। सो एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर मार्केट के लिए कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, हफ्ते का आखिरी दिन है, जो सेकेंड हाफ होगा दिन का, उसमें ध्यान रखिएगा क्या होता है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी क्रूशियल। लेकिन फिलहाल 9913 पर निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में एंड लेड बाय इन्फोसिस जिस तरह के नंबर्स किए हैं, तो 9900 के पार निफ्टी की ओपनिंग। तो फिर से एक और बधाई आपको, फिर से एक और बधाई आपको भी। अच्छा रुझान देखने को मिला है निफ्टी 9900 के पार निफ्टी की ओपनिंग। हालांकि टू सम एक्सटेंट एक टेपिड ओपनिंग कहा जा सकता है। 9900 के पार निफ्टी खुला है और इन्फोसिस ने एक रुझान अच्छा दिखाया था, लेकिन इन्फोसिस अभी भी 2.5% ऊपर 1000 के पार इस समय ट्रेड कर रहा है, यानी 24 रुपए की मजबूती इन्फोसिस पर देखने को मिल रही है। और इसी ने इनफैक्ट इन्फोसिस ने एक अच्छा बूस्ट निफ्टी को दिया है। सो निफ्टी इसके चलते 9900 के पार। तो ऐतिहासिक ओपनिंग निफ्टी की पहली बार ये 9900 के पार निकला और खुला 9900 के पार 9895 पर फिलहाल। लेकिन अब महज 100 पॉइंट्स का फासला है यहाँ से उस माइलस्टोन को लेकर, 10,000 के आंकड़े को लेकर। पर माइंड यू, ये जो 9900 से लेकर 10,000 का आंकड़ा है ना निफ्टी पर, वो जो जोन है वही सबसे क्रूशियल है, और इसी में सबसे ज्यादा मशक्कत इंडेक्स पर देखने को मिलेगी। हमने सेंसेक्स में नहीं देखा था, कल 32,000 के ऊपर जब निकला सेंसेक्स तब ये नहीं हुआ था, लेकिन निफ्टी में ये हो सकता है। एंड इन्फोसिस आज का क्लियर लीडर, स्टार परफॉर्मर, फ्लैग बेरर 2.5% ऊपर। बिल्कुल। खैर इसके अलावा जो शेयर चल रहे हैं ना इन्फोसिस के अलावा, इन्फोसिस तो खैर चला ही रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आज स्ट्रेंथ मिल रही है। आज HDFC से आपको एक अच्छा मूव मिल रहा है, ये करीब 0.25% ऊपर है। हिंडाल्को चल रहा है, इन्फोसिस तो खैर है ही, और आज कुछ ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज भी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। येस बैंक भी करीब 0.5% ऊपर है। जो नहीं चल रहा वो शेयर भी मैं आपको बता देता हूँ, वह विप्रो, TCS तो खैर टूटा ही हुआ है। टेक महिंद्रा भी आज नहीं चल रहा, टाटा मोटर HUL भी नहीं चल रहा, और ये शेयर आज थोड़ा दबाव बना रहे हैं। और इसके अलावा कुछ एक और शेयर जिसमें आप SBI को भी देख सकते हैं मिहिर, ये भी आज नहीं चल रहा। तो आज मार्केट का अगर आप पार्टिसिपेशन वैसे देखेंगे ना तो वो थोड़ा सा कमजोर है। अब आप देखिए निफ्टी एक बार वापस अपनी सारी बढ़त को गवा चुका है। जो स्टार्टिंग में हमको निफ्टी 9900 के ऊपर मिला था, वो एक झटके में वापस लाल निशान में आ गया। यही बात मीरा हम सुबह से कह रहे हैं कि ध्यान रखिए, आज सावधानी का स्तर 20 से हटाकर 100 कर दीजिए, क्योंकि अब आप उस जगह पर आ गए हैं जहां पे आप बहुत ऊंचाई पर हैं और बैरियर
बहुत छोटे छोटे हैं, तो गिरने की संभावना ज़्यादा है। सावधानी के साथ ट्रेड करने की समझ ज़रूरत है। चलिए, निफ्टी तो खैर लाल निशान में है और थोड़ा कूल ऑफ हो तो बेटर ही है, लेकिन एक बार देखते हैं जो गेनर्स हैं, इसमें कुछ एक काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, जैसे कि बायोकॉन ये 7-8% का मुंह दे रहा है, तो बायोकॉन पर नजर रख सकते हैं आप। ये 393 के आसपास इस समय बायोकॉन का काउंटर ट्रेड करते हुए। इनफैक्ट आज जो कैश के गेनर्स है ना, उसमें ये सबसे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चलने वाला क्वालिटी काउंटर है, इस पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। एरिस लाइफ साइंसेज और एक है जो कि 1-8% ऊपर है, और साथ ही ग्लोबल ऑफशोर है जो कि करीब 5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्लियरली आज का जो गेनर है उसे अगर आप देखें तो बायोकॉन पर बहुत अच्छा रुझान देखने को मिला है। कुछ और काउंटर्स को देख लेते हैं। एक बात देखते हैं जो मिड कैप के बाकी गेनर्स हैं अपार्ट फ्रॉम बायोकॉन, बिकॉज मिड कैप इंडेक्स भी आज देखिए थोड़ा सा फ्लैट है। जो इस समय संकेत है इंडेक्स के, वो देखकर तो यही लग रहा है कि आज अगर मार्केट भागा नहीं, तो यहाँ से ऊपर नहीं गया, इन्फोसिस ने अगर कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी 1000 के ऊपर जाने के बाद, जो कि इस समय वो है, तो देन चांसेस आर कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा मार्केट यहाँ से। BEL है जो कि अच्छा चल रहा है, GMR, कंसाई नेरोलैक, नैटको, इप्का लैब्स, सेल, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन आज और एक इंडिकेटर है जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए ओपनिंग में, उस पर बात करते हैं। पुट कॉल रेशियो, अगर ये 1.5 के लेवल को क्रॉस कर जाता है ना, तो फिर आपको सावधानी बरतनी चाहिए मार्केट में, और डेफिनेटली वहाँ पर रिस्क एवर्जन देखने को मिलेगा मार्केट में। खैर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसके बारे में भी हम आपको पूरा एक डिटेल एनालिसिस देंगे। क्या बड़े 3-4 ऐसे कारण हैं जो कि बाजार के अंदर आपको अब सावधानी बरतने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जल्दी से ना कुछ आपको सामने कुछ और डाटा भी रख देता हूं जो आज मार्केट के अंदर आया है। कुछ ऐसे शेयर्स जो कि निफ्टी के हैं पार्टिसिपेंट्स, लेकिन आज वो चल रहे हैं। जैसे आप औरो फार्मा को देखिए, ये 2% ऊपर है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, इसके अंदर भी बढ़त आई है, करीब 0.5% ऊपर है। आज जो गिरने वाले हैं निफ्टी के ही शेयर्स, उसमें एक तो अशोक लीलैंड है, PNB है, ये भी आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा शुरुआती दौर में, और इंडिगो कई दिन की अच्छी बढ़त के बाद आज वापस फिसल गया। सिमी, आपने आज ना हिम्मत करके ये बताया था कि एक बार निफ्टी को अर्ली स्टेजेस पे शॉर्ट किया जा सकता है। आज हमको करीब 20 से 25 पॉइंट मिल चुके हैं गेन के। अब मेरे को ये बताइए अब क्या करना है हमको? डिम्पी, फिलहाल मैंने जो निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉल दिया था, आप देखो मैंने कहाँ पे शॉर्ट करने के लिए कहा था, कहाँ पे ये हाई बनाया और कहाँ पे आ गया है। इन्फोसिस का 9900 का पुट भी खरीदवाया था, वो पुट भी अभी काम कर रहा है। बैंक निफ्टी को शॉर्ट करवाया था ऊपर में, स्टॉप लॉस भी मैंने बताया था। बैंक निफ्टी भी नीचे 100 पॉइंट, मतलब डे हाई से अभी करीब 100 पॉइंट नीचे है। फ्यूचर्स का लेवल मैं देख रही हूँ। निफ्टी में जो मैं टारगेट दिया था, उसका टारगेट का फर्स्ट टारगेट आने वाला है। 98, 72 का लो बन चुका है। 98.65 का मेरा पहला टारगेट था। 98.50, 98.25, ये 2 टारगेट्स है मेरा। अच्छा, मैंने औरोबिंदो फार्मा में बाई कॉल दिया था, जब मैंने स्टॉक कॉल दिया था। औरोबिंदो फार्मा 2% अप है। अब इसके बाद मैं क्या कहूँगी, TCS में मैंने कल शॉर्ट पोजीशन कैरी करवाया था। 2400, 2441, 2446 के आसपास मैंने शॉर्ट करवाया था क्लाइंटों को। ये फ्यूचर्स लेवल मैंने बताया था, मेरा 2400 का ही टारगेट था। आज 2400 से नीचे खुल गया है, तो अभी फ्रेश कोई कॉल मुझे देना नहीं है। मुझे कल का जो पोजीशन मैंने कैरी फॉरवर्ड करवाया था उसको बुक करना है बस। अब इस मार्केट में इतना सा प्रॉफिट लेके घर जाओ बस, बाकी पूरा दिन काम धंधा करने का कोई जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल, आज वैसे भी फ्राइडे है और देखिए निफ्टी इंट्राडे, इसीलिए हम कहते हैं आपको कि आपको सुपर फास्ट फ्यूचर्स देखना चाहिए 8:30 बजे। इसमें हम ये सारी चीजें आपको बताते हैं। किसी कोई चैनल नहीं था कि हो क्या सकता है, कोई चैनल नहीं था दम भर के कोई जो निफ्टी शॉर्ट कीजिए। लेकिन देखिए निफ्टी ने सही साबित कर दिया जो कॉल हमने उस समय दी थी, क्योंकि ये हाई से अगर आप इस समय कैलकुलेट कर देखें ना, तो मार्केट में 40-45 अंकों की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है निफ्टी में। और निफ्टी बैंक जो है वो इनफैक्ट खुलने के बाद का जो लेवल था वहां से ऑलरेडी 110 पॉइंट्स नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। लेट्स टेक अ लुक एट द लूजर्स। TCS बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस 2.5% नीचे, लेकिन साथ ही मोमेंटम स्टॉक्स में ITC ऑलमोस्ट 0.25% नीचे है। जी एंटरटेनमेंट, HDFC लिमिटेड, टाटा मोटर्स, ICICI बैंक, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, SBI, ये काउंटर्स ऐसे हैं जो कि लाल निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। और अगर कहीं गलती से इन्फोसिस फ्लैट हो गया है, वोंट से नेगेटिव लेकिन फ्लैट भी हो गया ना, तो फिर ये जो गिरावट है ये और एक्सटेंड होगी। विश्वेश, आप क्या कहेंगे? आप ट्रेंड जिस तरह का इस समय है मार्केट में?
मेरे हिसाब से दिस इज वी शुड टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि आई लाइक टू बी अ कॉन्ट्रेरियन। सभी रिटेल को पुट बाय करना है, किसी को बाय करना नहीं है। देन हु इज राइटिंग द 9900 पुट ऑप्शन, एंड देन हु इज राइटिंग। अगर आप 50-100 पॉइंट इंडेक्स पे देख के व्यू लेना शुरू कर दोगे लार्जर, अगर डे ट्रेडर हो तो मेरे ख्याल से देन इट डजंट मैटर। बट इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, इफ यू वांट टू बी इन द राइट साइड ऑफ द ट्रेंड, तो मेरे हिसाब से यू शुड नॉट पे अटेंशन टू सच काइंड ऑफ थिंग एंड यू शुड थिंक अबाउट कि कहां पे लॉन्ग ऑक्यूमुलेट करे। यही ऊपर से 30 पॉइंट गिर गया कि स्टोरी के अंदर मार्केट डिमोनेटाइजेशन लेवल से 10,000 ऑलमोस्ट आ गया है। सो मेरे हिसाब से डोंट पे अटेंशन टू दैट अनलेस वी ब्रेक अ सिग्निफिकेंट लो। आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर ये सेकंड हाफ में 99 के ऊपर भी चला जाए तो। ठीक है, एक बार खैर स्विंग तो मिलेगा बाजार में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ ये सावधानी वाले स्विंग है। अभी वो बात नहीं रही जो आपको आंख बंद करके अपने सौदे को खड़ा करके चले जाइएगा। आपको आंखें थोड़ी और खोलनी है और ज़रा सावधानी के साथ ट्रेड करना है। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। इस बीच जो मीर आप बात बोल रहे थे ना पुट कॉल रेशो की, अभी देखिए 1.5 पे चल रहा है। अगर ये बढ़ेगा जैसे आप कह भी रहे थे तो ये दिक्कत और बढ़ती जाएगी। जैसे ये 1.3 के ऊपर निकला था ना, तभी से मार्केट कॉशियस था। और आप देखें अगर ये जैसे ही 1.5 के पास जाता है तो वो थोड़ा कंसर्न दिखता ही है मार्केट में, जो कि इस समय भी है मार्केट में। इंडिया विक्स में भी कल हमने देखा ही था सेकेंड हाफ में, लेकिन 11 के ऊपर विक्स भी नोटिसेबल है। बिल्कुल, लेकिन जो विश्वेश ने बात कही ना उसको भूलना नहीं चाहिए कि आप देखिए इससे आप जनरलाइज करके ये नहीं कह सकते कि मार्केट यू टर्न ले रहा है यहाँ से। ये अभी इट्स टू अर्ली टू से दैट, बट हाँ डेफिनेटली स्टीम था मार्केट में, थोड़ा तो रिलीज होगा जो कि इस समय हो रहा है मार्केट में। खैर मैं आपको एक और चीज भी दिखाना चाहता हूँ, वो है निफ्टी और निफ्टी के फ्यूचर्स। ये लगातार हम आपको कह रहे हैं ना डिस्काउंट पे चल रहे हैं। ये तीसरा पॉइंट था मेरे लिए इस बार नोटिस करने का। अब आप निफ्टी को देखिए और निफ्टी के फ्यूचर्स को देखिए, ये करीब अब वापस प्रीमियम पे आए हैं। ये 4 पॉइंट के, ये जैसी गिरावट आई इन्होंने अपना डिस्काउंट खत्म किया, प्रीमियम पे आ गए हैं। इसलिए मार्केट के अंदर एग्रेसिव सेलिंग नहीं है तो एग्रेसिव बाइंग नहीं है। ये स्विंग ट्रेड का हिस्सा है। जो विश्वेश की बात भी ठीक है, सिमी की बात भी ठीक है और मिहिर भी बात बोल रहे हैं कि बड़े सौदे बड़ी आइडियोलॉजी के साथ नहीं चलना। इसी मार्केट के अंदर अब आपको सावधानी को बढ़ाना है। ये 20-30 पॉइंट आपको ऐसे बाजार ट्रेड करवाता हुआ दिखेगा। आप कुछ आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं और कहाँ पे सौदे आज दिख रहे हैं एक बार, क्योंकि आज ना मार्केट थोड़ा सा सिर्फ IT के बीच में आके फंस गया है। किरण, एक लास्ट कॉल आपसे। अभी कुछ आप ट्रेड कर रहे हैं क्या? बाजार खुलने के बाद कोई सौदा देखा आपने? रिलायंस पे ध्यान देना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर अभी 1523 पे ट्रेड कर रहा है स्पॉट पे और 1525 अगर क्रॉस करता है तो बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी आज, जो कि वापस एक बार निफ्टी को 9900 के ऊपर ले जा सकती है। मेरा मानना है कि 1525 के ऊपर अगर रिलायंस चलेगा तो मेरा टारगेट 1545 आज ही देखने को मिलेगी, तो बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी। उसी के साथ दूसरा एक स्टॉक है CDSL, वहीं पे भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है। मेरा मानना है इधर भी एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी जो कि 495-500 तक ले जा सकती है। बिल्कुल। इस बीच चलिए किरण, शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सिमी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ श्रीकांत चौहान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। श्रीकांत, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। पहले तो चलिए मार्केट ने खैर 9900 हिट किया, लेकिन जिस तरह के नंबर्स इन्फोसिस के थे, आप उसके बाद इन्फोसिस पर आपका व्यू क्या है? गुड मॉर्निंग मिहिर। देखिए, हमें लगता है कि जो इन्फोसिस है उसके जो ओवरऑल क्वार्टरली पैटर्न अगर आप देखते हो या तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे अगर आप इसको देखते हो तो लास्ट 3 क्वार्टर से इसने 900 के लेवल को मैनेज किया था और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई दी थी। तो समहाउ मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुका है। 1000 के करीब इसे एक सेलिंग प्रेशर है, बट मुझे लगता है कि समहाउ इस रिजल्ट के बाद वो भी एक सेलिंग प्रेशर रिमूव होते हुए दिखेगा और ये स्टॉक इस पर्टिकुलर बास्केट में आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगा इन लार्ज कैप स्पेस। सो हमारे जो टारगेट्स है वो यहाँ से है 1100 के हैं और अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है 960 950 तो ये स्ट्रॉन्ग बाय बन सकता है। बट इवन एट करंट लेवल्स अगर यहाँ से 3 या 6 महीने का व्यू हो तो इसी लेवल पे भी हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं इन्फोसिस में। तो 3 से 6 महीने का व्यू हो अगर तो आप ले सकते हैं, लेकिन देखिए बाइंग
इन्फोसिस पर तो चलिए ठीक है, लेकिन CDSL को देखिए, हुडको को देखिए, यहाँ पर जिस तरह का मूव है इस समय और जिस मोमेंटम के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव देखने को मिल रहा है। देखिए CDSL एट दिस रेट नाउ इट इज नॉकिंग एट 500, इस समय 483 पर है। हुडको में मूव देखिए जिस तरह का, हालांकि एक लेट मूवर था, लेकिन अब देखिए जो पूरी IPO स्पेस में रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में जो पार्टी चल रही है ना, उसमें इस समय ये दोनों खुलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और खुलकर आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है दोनों ही स्टॉक्स पर, और उसका रब ऑफ जो है फिर वो बाकी स्टॉक्स पर भी देखने को मिलता है। अच्छा रुझान है। संजीव भसीन हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ेंगे कुछ ही देर में, लेकिन इस मोमेंटम पर CDSL में सुनील क्या करना चाहिए? सुन पा रहे हैं आप सुनील? शायद सुनील से बात नहीं होगी। सुनील शुक्रिया आपका। विश्वेश आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये सभी स्टॉक्स में आपने जो राय दी इसके लिए शुक्रिया। लेकिन CDSL ऑलमोस्ट मीर ये फिर से सर्किट पे ना चला जाए, क्योंकि कल इसमें सर्किट लग गया था और एक महीने में 90% ऊपर है। ये 90% एक महीने में लिस्ट होने के बाद है, इशू प्राइस का हिस्सा तो जोड़ा ही नहीं इसमें, ये 90% से कहीं ज्यादा है। एक बार थोड़ी देर पहले मैं आपको कुछ शेयर्स भी दिखा दूं, बाद में हमारे साथ संजीव भसीन भी जुड़ेंगे उनसे, क्योंकि अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको सुबह सुबह सिर्फ सिमी भौमिक का ही चार्ट हमने बना दिया, किसी और का नहीं। और उनकी निफ्टी थी 1275 आपको मिल गए, बैंक निफ्टी से 2500 रुपए मिल गए, और फार्मा से 11,000 रुपए मिल गए। ये तो सिर्फ एक एनालिस्ट का चार्ट है, हमने हाथ में फटाफट आपको ड्रॉ करके बताया। 10,000 तक का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल गया है, 11,000 का एक ही शेयर से मिल गया है। तो क्यों कहीं और जाए, शेयर के साथ बने। एब्सोल्युटली। चलिए हमारे साथ संजीव भसीन भी जुड़े हैं। संजीव, मॉर्निंग टू यू। आप जुड़े ना, उससे पहले हम ये प्राइमरी मार्केट की ही बात कर रहे थे। चलिए कम से कम अच्छा है, निफ्टी ने ब्रीदर लिया है, एक बार 9900 लिया, इसने पार किया, खत्म किया, और अब ब्रीदर ले रहा है थोड़ा सा। बट ये CDSL, हुडको, इन सब में जो मूव है ना, ये टिपिकली ऐसा मूव है जो कि बड़ा एंटाइस करता है रिटेल इन्वेस्टर को कि मैं जाके एक बेट ले ही लेता हूँ इस पे। क्या करें यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल आप इंटाइज मत होइए। इससे अच्छा है कि कोई SIP लीजिए जो आपको एटलीस्ट अगले 6 महीने तक एवरेज कराए, बिकॉज डायरेक्ट एक्सपोजर एट 10,000 इज डेफिनेटली मिसप्लेस्ड। मार्केट यहाँ ज्यादा देर सस्टेन करने वाला लगता नहीं है, लेकिन आई हैव बीन रॉन्ग फ्रॉम 9600। हाउएवर आई स्टिक माई नेक आउट के करेक्शन आर गोइंग टू बी देयर। अब अगले हफ्ते आए या 10 दिन में आए ये पता नहीं, लेकिन इस भाव पे मिहिर डोंट ट्राई एंड चेस मिड कैप्स, बिकॉज वो एक ट्रैप है एंड वैल्यूएशंस आर नाउ रनिंग वेरी वेरी एक्सेसिवली ओवरबॉट। तो अगर आपको लॉन्गर टर्म व्यू लेना है, इट इज बेटर टू गो थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट, बाय सम थीमेटिक फंड, बाय सम डू अ सिप, डोंट टेक डायरेक्ट एक्सपोजर एट दीज लेवल्स बिकॉज द रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट इन योर फेवर। संजीव, वैसे आप ना नंबर्स के चाणक्य हैं, ये किसी एक आदमी ने मेरे को बताया आपके बारे में, और ये सुन के मेरे को भी अच्छा लगा, क्योंकि आपसे हम लगातार राय लेते हैं ना, ये काम भी आती है हमारे। अब मेरे को ये बताइए, 2 बड़ी कंपनीज इन्फोसिस, TCS के नंबर आ गए, उन दोनों का रिएक्शन हमने देख लिया। ये IT के साथ जो शुरुआत हुई है अर्निंग्स की, ये किस तरफ हमको धकेल रही है? हम 10,000 की तरफ जा रहे हैं या फिर हम वापस 9600 की तरफ आएंगे, ये जब तक हम अर्निंग कंप्लीट कर लेंगे? नहीं, हमारे को तो लगता है 96 से भी नीचे आएंगे डेफिनेटली। और अर्निंग्स आप अगर IT कंपनी के लीजिए बेलवेदर, तो दिख गया कि TCS हैज डिसअपॉइंटेड ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स मार्जिन पे, और इन्फोसिस ने 40-50 पॉइंट्स अपसाइड दिखाया है। अब एक क्वार्टर के लिए ये हो सकता है। हमें अभी भी लगता है कि IT इज नॉट अ कॉज ऑफ बाइंग द फॉल, बिकॉज वो फॉल काफी देर से रहा है। और अभी आपको ये लेके चलना है कि डिम्पी BFSI स्पेस दोनों की काफी वीकनेस दिखा रही है, जो इनका ब्रेड एंड बटर है। एक ने डिजिटल में थोड़ी सी अपसाइड दिखाई है, दूसरे ने लोकल और रिटेल बिजनेस पे, बट आई डोंट थिंक वो सस्टेनेबल मॉडल्स हैं। सेकेंडली, आपको ये लेके चलना है कि अभी जो आपके ओवरसीज हायरिंग पे कॉस्ट बढ़ेगी, वो भी मार्जिन में फुली इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो वी विल हैव टू हियर मोर गाइडेंस। But IT is no longer the play of the day of buying defensive. I would rather buy some pharma stocks जो defensive भी हो सकते हैं and which can have better traction going forward given the visibility के Obamacare is being repealed and so on. बिल्कुल। चलिए इस बीच देखते हैं एक बार मार्केट डेफिनेटली थोड़ा यहाँ पर ब्रीदर लेते हुए, और जो हमने बात की कि रिसेंट लिस्टेड जो स्टॉक्स है उस पर रुझान अच्छा है। एक बायोकॉन पर काफी अच्छा मूव है। बायोकॉन पर श्रीकांत आप क्या कर रहे हैं इस समय?
देखिए मुझे लगता है कि एक्स बोनस होने के बाद ये स्टॉक और जो भी न्यूज़ फ्लो अभी आया है उसके बेसिस पे अपने प्रीवियस हाई के आसपास आ चुका है। ऑलमोस्ट उसके जो ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल्स थे 400 के करीब के उसके आसपास आ गया है और ये जो भी मूवमेंट है उसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स थे और जब फॉल था उसमें उतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं थे। तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें एक अच्छा करेक्शन हो चुका है और ये स्टॉक वापस आने वाले दिनों में शायद मुझे लगता है कि 600 के लेवल्स को छू सकता है। तो आने वाले कुछ महीनों में ऐसा हो सकता है। जैसे न्यूज़ फ्लो है, जैसे ओवरऑल टेक्निकल फॉर्मेशन है, मुझे लगता है करंट लेवल से 400 के आसपास भी हम बायोकॉन लेके चल सकते हैं। बट अगर कोई करेक्शन बड़ा अगर मार्केट में आ जाए तो मुझे लगता है 370 के आसपास इसे काफी अच्छा सपोर्ट है। डेफिनेटली उस लेवल के आसपास हमें इसे बाय करके चलना चाहिए। ठीक है, ये बायोकॉन ठीक बैठक से पहले बैठक के बाद दोनों दिन इसका सर्ज इतना ही देखने को मिल रहा है 8%। आज सुबह हमने 7:30 बजे भी आपको एक कॉल बताई थी और उसमें बायोकॉन शामिल था। जो भी हम पढ़ रहे थे ना उसमें बायोकॉन भी आपको बताया गया था, इन्फोसिस भी बताया गया था, दोनों को बाय करने के लिए। और एक शेयर बताया गया था प्राज इंडस्ट्रीज। बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एथेनॉल को लेकर जो फैसला होगा वो शेयर 8.5%, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर था, अभी करीब 7% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। शुगर वाली कंपनीज भी सारी चल रही हैं आज। ये सारी ज्यादातर शुगर कंपनीज के अंदर आज एक अच्छा स्ट्रांग मूव देखने को मिल रहा है। भले यूपी की सिर्फ खबर है एथेनॉल को लेकर जो कि टैक्सी और बसेस को लेकर इस्तेमाल करने की बात है, लेकिन पूरा शुगर स्पेस आज 1 से 1.5% की बढ़त के साथ है जब बाजार के अंदर गिरावट है। कुछ फार्मा कंपनीज, अभी आप मिस्टर भसीन कह रहे थे कि आपको ज्यादा वैल्यूएशन लग रही है। डिविस लैब ये अच्छा चल रहा है। कल हमको बताया गया था राजेश सतपुते की तरफ से ये शेयर रख सकते हैं आप और ये शेयर 1.5% ऊपर एक पोजिशनल कॉल है। इसके अलावा सिंजिन, यूनिकैम, फोर्टिस, ये हेल्थ सेगमेंट से जो शेयर्स हैं इनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक मोमेंटम वापस बनता हुआ दिख रहा है। फार्मा में आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है? मैं एक ही ले सकता हूं सर। नहीं डिप्पी, हमने तो एक सिप कहा है 5-6 शेयरों में, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, सन, ऑरोबिंदो, फाइजर, कैडिला और अभी हमने 330 पे बायोकॉन बहुत स्ट्रांगली इसलिए रेकमेंड किया कि वी थिंक दैट बायोसिमिलर इज द फ्यूचर एंड यू नो इंसुलिन में जिस तरह के उन्होंने पाथ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स में वेंचर किया है, दैट श्योरली इज डेफिनेटली एनी वीकनेस शुड बी यूज्ड टू बाय। साथ में आप ये लेके चीजिए एक मॉलिक्यूल से उनका कितना बड़ा ऑर्डर इनफ्लो आ रहा है और जितनी बड़ी पाइपलाइन है, यू नो R&D एक्सपेंसेस फ्रॉम द टॉप 4-5 कंपनीज ऑलमोस्ट 8 to 10%, जो कहां पे 2% होता था। तो यहाँ पे एक भी पॉजिटिव गाइडेंस आई एंड वन मॉलिक्यूल गेट्स अप्रूवल विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग FDA, आई थिंक दीज स्टॉक्स इन द नेक्स्ट ईयर कैन डेफिनेटली बी रीरेटेड ऑन द अपसाइड। तो एक आपको वो डिफेंसिव कैरेक्टर दिखाते हैं, रुपी के अगेंस्ट पॉजिटिव दिखाते हैं, एंड थर्डली एनी मॉलिक्यूल एंड एनी FDA अप्रूवल्स जो हमें लगता है बहुत गैदर करेंगी स्ट्रीम इन द नेक्स्ट 6 months विल बी अ बिग पॉजिटिव फॉर द लार्ज कैप स्टॉक्स। बिल्कुल, आज जिन स्टॉक्स पर इनफैक्ट सेलिंग प्रेशर है या फिर कुछ हद तक मोमेंटम जो है वो वीक है, थोड़ा सा ट्रेंड थोड़ा उल्टा है, इसमें ITC भी है, टाटा मोटर्स भी है, ICICI बैंक भी है और ये तीनों इनफैक्ट ट्रेंड में रहे हैं, अच्छे ट्रेंड में रहे हैं। श्रीकांत, इन पर व्यू क्या है आपका? मुझे लगता है कि जो ITC है उसमें कुछ मुझे लगता है कि GST के बाद इसमें काफ़ी अच्छा एक हायर गैप अप ओपनिंग हुआ था और उसमें काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स हुए थे। तो ये जो फॉर्मेशन है वो मुझे लगता है कि एग्जॉशन गैप जैसा एक फॉर्मेशन था कि जिसमें काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स हुए, क्लाइमेटिक वॉल्यूम्स हुए और प्राइस काफ़ी बड़े गैप से खुली थी। उसके बाद उसमें एक रिएक्शन था, नेगेटिव उस दिन क्लोज हुआ था अपने ओपनिंग लेवल से। सो समाउ मुझे लगता है कि इसमें एक टेम्पररी टॉप बन चुका है। ये स्टॉक आने वाले दिनों में अंडर परफॉर्म कर सकता है और इसी वजह से मुझे लगता है कि इवन दो देयर इज लाइक अपग्रेड्स और वो सब आ रहे हैं, मुझे लगता है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के व्यू से देखना है तो मुझे लगता है 340 वाला स्टॉक 310 या 315 के लेवल्स को वापस छू सकता है, उस लेवल के आसपास इसे बाय करें। TCS मुझे लगता है कि इसमें ओवरऑल देखा जाए तो ये जो IT स्पेस है वो एक अपने रेंज में ट्रेड कर रहा है और TCS है वो मुझे लगता है उसके लोअर बाउंड्रीज है कुछ 2300 के करीब के। सो अगर आने वाले दिनों में कोई वीकनेस दिखे और अगर ये स्टॉक 2300 के आसपास अवेलेबल हो तो मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग बेट है, क्योंकि ओवरऑल मुझे लगता है रेंज बाउंड होने के बाद ये वापस सेक्टर अपसाइड पकड़ सकता है। ठीक है मिस्टर भसीन, अभी आप कह रहे थे ना कि बाजार के अंदर पूरी गुंजाइश है गिरने की और IT भी आपको पसंद नहीं है और 9600 के भी नीचे जा सकता है, तो मेरी आप थोड़ी सी और हेल्प कर दीजिए। ये बता दीजिए शॉर्ट किसको करना है? मेरे को लॉन्ग का हो सकता है मैंने एक मौका छूट गया हो, मैं डरता हूं मैंने नहीं कर पाया, लेकिन अब तो आप किसी एक्सपर्ट्स की राय मेरे साथ है, बाजार चला हुआ है, मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा है शॉर्ट करने का, कहां पे करूं शॉर्ट?
नहीं डिम्पी, शॉर्ट अभी मत कीजिए, जब वीकनेस आएगी, अगर आप 9709 को तोड़ते हैं जो पुराना टॉप था, तब आपको शॉर्ट करने की गुंजाइश देंगे। सेल वीकनेस, डोंट सेल स्ट्रेंथ। साथ में आप ये लेके चलिए कि अभी जो पुट कॉल रेशियो है 1.5 है, ये मेरे को इतने इतिहास में 2008 में दिखा था पुट कॉल रेशियो 1.5। और साथ में आप ये लेके चलिए, तीसरा थोड़ा सा जो कॉशन होना चाहिए कि एफआईएस को अपनी शॉर्ट पोजीशन कंपल्सरली स्क्वायर ऑफ करनी है। सो दैट मीन द मार्केट हैज इनहेरेंटली ओनली लॉन्ग्स विच आर वेरी वेरी डेंजरस अगर मार्केट में कोई ज्यादा करेक्शन आया। सो दीज 3-4 थिंग्स आर टेलिंग यू बी कॉशियस। अगर आपने करना ही है तो आउट ऑफ मनी पुट्स ले लीजिए, वो बेटर वे है। डोंट शॉर्ट द मार्केट टिल यू डोंट ब्रेक 9709 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। बिल्कुल ये काफी अहम बात जो संजीव ने कही ना, कि आप इस तरह के मार्केट को सेल करके भी पैसा कमाना मुश्किल ही हो जाता है। सो बेसिकली यू हैव टू वेट। और ये जो मैं पुट कॉल रेशियो की बात आपको बता रहा था, बिकॉज देखिए टिपिकली इस समय सेटअप जिस तरह का है या फिर मार्केट का स्ट्रक्चर जिस तरह का है ना, उसमें अनलेस यू आर कॉशियस, वन फाइन डे सडनली यू विल रियलाइज, क्योंकि वो करेक्शन शुरू हो जाएगा ना, तो आपको पहले दिन तो पता भी नहीं चलेगा। वो सडनली वन फाइन डे यू विल रियलाइज कि यार मार्केट तो इतना करेक्ट हो गया, मेरे से ये भी छूट गया और मेरे से ये भी छूट गया। तो ये अक्सर होता है। लेकिन फार्मा स्टॉक्स पर हमने जो बात की थी वो इंटरेस्टिंग है। आज देखिए चेन्नई पेट्रो को एक बार देखते हैं। पेट्रोलियम स्पेस में चेन्नई इनफैक्ट वीकली दिखाई आप एक बार चेन्नई पेट्रो का और HPCL का, इन दोनों पर हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव देखा है। और चेन्नई पेट्रो आज भी करीब 4.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में इस हफ्ते ये 12% से ज़्यादा चला है। पिछले 2 हफ्ते में 15 से 16% चल गया है। और HPCL जब से इनके जो मर्जर की बातचीत हो रही है, पिछले 1 हफ्ते में, आज हालांकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में ही ये करीब 9.25-9.5% चल गया है। इन दोनों पर आपका व्यू क्या है इस समय श्रीकांत, स्पेशली HPCL जो मर्जर का ट्रिगर है उस पर, और OMCs पर? मुझे लगता है कि ये दोनों स्टॉक वैसे है स्ट्रॉन्ग और डेफिनेटली करेक्शन में बाय करना चाहिए, क्योंकि रिसेंट में हमने काफ़ी अच्छा रनअप देखा हुआ है। इनफैक्ट दे आर वेरी क्लोज टू देयर प्रीवियस हाइज। तो जो 400 के आसपास अभी चेन्नई पेट्रो ट्रेड कर रहा है, वो 430-440 के आसपास इसके प्रीवियस हाइज थे, और HPCL में 385 के आसपास इसके प्रीवियस हाई थे। तो समा मुझे लगता है इस लेवल के आसपास इनमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। और अगर कुछ करेक्शन अगर एक्सपेक्टेड है, जैसे बाजार में बात हो रही है, तो इसमें अगर इनमें कोई करेक्शन आए तो डेफिनेटली इन्हें बाय करना चाहिए। 350 के करीब 350-60 के करीब HPCL को काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और चेन्नई पेट्रो मुझे लगता है कि 385 के आसपास इसे काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है। ठीक है, 2-3 दिन से जो शेयर चल रहे थे ना, मैं उनका आपको एक बार वापस अपडेट दे दूं। सिंटेक्स ये 30% चला 2 दिन के अंदर, आज लाल निशान में है। ये आज पूरी तरह से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार है, थोड़ा डीप हो सकता है, ध्यान रखिएगा। उज्जीवन, इक्विटास 2 दिन से चल रहे हैं, दोनों अब लाल निशान में प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहे हैं, ध्यान रखिए, थोड़ा और डीप हो सकते हैं। एक शेयर आपको और दिखाता हूं, JP एसोसिएट्स, ये भी 1% वापस टूटा है। हालांकि इसका 1% का मीनिंग नहीं होता, ये चलता ही बहुत बड़ा है, 7 से 8, 10%, लेकिन फिर भी ये भी रुक गया, इसलिए ट्रेडर्स वाला हिस्सा भी यहाँ पे रुक रहा है। NBCC ये भी करीब 1 से 1.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। ये सभी शेयर्स आज या तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या तो इनका पार्टिसिपेशन जो बाइंग का था वो पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिख रहा है। संजीव, ये जो फाइनेंस वाली कंपनीज हैं, इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया है। कुछ तो ये कह रहे थे कि अफोर्डेबल हाउसिंग का हिस्सा है, इस वजह से कुछ ब्याज दरें और मार्केट के अंदर जो इकोनॉमी अभी चल रही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनका अपना कोर बिजनेस इस तरह है कि ये स्पेशलाइज्ड है, लिमिटेड कंपनीज हैं। ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन इसमें नुकसान कहाँ पे है? अगर शेयर कमजोर होंगे तो क्या ये शॉर्ट के कैंडिडेट बनते हैं? नहीं, एज ए डिस्क्लोजर उज्जीवन और इक्विटास पे हमारी बड़ी पॉजिटिव कवरेज है। 155 पे इक्विटास और 300 रुपए पे हमने काफी टाइम से आपके चैनल पे कह रहे थे कि माइक्रो फाइनेंस इज द थीम फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। ये बड़े टिकट में कोई रिटेल लेंडिंग हो नहीं रही, और आप सब देख रहे हो कि इंडसइंड हो या कोटक हो, दे वांट टू टाई अप विद सम ऑफ द NBFCs एंड द माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि जो 25,000 और 50,000 का ब्रैकेट है, वहां पे रियल रूरल वेजेस आर राइजिंग, वहां पे रियल लेंडिंग है। और वहां पे दिक्कत जो आई थी वो डिमोनेटाइजेशन और रिसीवेबल में आई थी, जो उन्होंने अब कह दिया कि रिकवरीज आर नाउ बैक टू 93%। हम अभी भी सोचते हैं कि मार्केट में करेक्शन आएगा तो इक्विटास, उज्जीवन, सैटिन, ये शेयरों में बहुत स्ट्रेंथ है। दे आर ट्रेडिंग एट 1.5-2 टाइम प्राइस टू बुक। अभी आपने देखा AU बैंक इज लिस्टेड एट ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम। तो एक वैल्यूएशन कंफर्ट है इन स्टॉक्स में, इनकी मैनेजमेंट बहुत क्रेडिबल
और आगे जाते हुए हमें बहुत बुलिश है। आपने एक और शेयर किया एनबीसीसी, जो हमारा बहुत प्रिय स्टॉक है, इट्स बीन अ 5 बैगर जब से हम कह रहे हैं। हम अभी भी सोचते हैं कोई वीकनेस मिले तो एनबीसीसी लीजिए। इट इज द बेस्ट प्रॉक्सी प्ले ऑन द पीएसयू साइड विद which has construction order book in tier 1, tier 2, tier 3 at the highest, और यहाँ इतनी विजिबिलिटी है कि ये शेयर यहाँ से 3 साल में दुगना भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा इसमें और वही इंजीनियर्स इंडिया पे बहुत बड़ा ओवरवेट है। बिल्कुल। एक बार निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक करीब 46 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहे हैं। इसमें पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, आईडीएफसी ये काउंटर से जहां पर लाल निशान है। आईसीआईसीआई बैंक है जो कि आधे % नीचे है। बारिंग, कोटक महिंद्रा एंड एक्सिस, एक्चुअली सारे ही स्टॉक निफ्टी बैंक के इस समय लाल निशान में है। और वैसे भी क्योंकि इस पूरे अर्निंग सीजन में फोकस बना हुआ है बैंकिंग स्टॉक्स पर, तो श्रीकांत एक्चुअली क्या ये माना जाए दैट द जेन्युइन करेक्शन जिसे हम कहते हैं, जो कि टिपिकली 5 से 10% हल्का कर देता है मार्केट को, इट माइट बी एक्चुअली ट्रिगर्ड बाय द बैंकिंग स्पेस? नहीं मिहिर, मुझे नहीं लगता कि बैंक स्पेस से कुछ इतना बड़ा करेक्शन आएगा, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि प्राइवेट बैंक्स में लगातार इंटरेस्ट बना हुआ है और अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास जाने के बाद वो रिकवर कर लेते हैं, जैसे इंडसइंड बैंक हो या आप पकड़ लीजिए कि यस बैंक, कि जिनमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हिट होने के बाद वापस अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। प्लस मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक एक ऐसा स्टॉक है कि जो शायद इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकता है आने वाले दिनों में। आईसीआईसीआई बैंक है जो इतने दिन से शांत पड़ा था, उसमें एक एक्टिविटी है। प्लस अगर आप पीएसयू बैंक्स को देखते हो तो वो अपने ऑलरेडी मैं बोल सकता हूँ कि लोअर लेवल्स पे आ चुके हैं। शायद डिसअपॉइंटमेंट हो तो इनमें वीकनेस देखने को मिले, लेकिन समा मुझे नहीं लगता कि बिकॉज ऑफ बैंक कोई रैली कोई डिस्टर्ब हो। समा अगर कोई फॉल करेक्शन अगर मिले देखने को तो पीएसयू बैंक से इनफैक्ट हम ऐड कर सकते हैं। भीर, ये जो आज आईटी के दोनों नंबर्स आए हैं, ये सारी डस्ट सेटल हो गई है मार्केट में, टीसीएस की, इन्फोसिस की। अब ये कुछ ज़्यादा आज मार्केट को मूव तो नहीं देंगे दोनों शेयर? नहीं, देखिए हाँ, मतलब ये ठीक है, लेकिन आई वुड स्टिल वॉच जो सेकंड हाफ है उसमें कि इन्फोसिस क्या प्रॉफिट टेकिंग देखता है या नहीं थोड़ा बहुत, और टीसीएस में लॉसेस जो हैं क्या वो एक्सटेंड होते हैं। तो वो एक्चुअली जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी ना, अभी एनालिस्ट कॉल होगा, मीडिया इंटरेक्शन होगा, तो उसमें जो फाइन प्रिंट आएगी इन्फोसिस के कॉल से वो थोड़ा अहम होगी मार्केट के लिए। लेकिन डस्ट सेटल, हाँ, मतलब ये कहा जा सकता है कि एटलीस्ट रिजल्ट पर जो एक इमीडिएट रिएक्शन आना था वो मार्केट ने दे दिया है, और इन्फोसिस ने भले ही रिवाइज किया हो पर मार्केट ने देखिए उसे भी बड़ा मेच्योर्ड तरीके से रिएक्ट किया है। नहीं तो 2-3 क्वार्टर पहले तक हम देखते थे कि इन्फोसिस रिजल्ट के दिन 5-5, 10-10, 7-7% का स्विंग देता था, वो कम से कम नहीं है इस समय। ये एक चीज इस पर नोटिस हो रही है कि इस बार देखिए अब मार्केट थोड़ा सा आराम से चलने के मूड में है। संजीव, 2 शेयर है मेरे पास, एक तो जो गैस से जुड़े हुए शेयर है, एक तो आईजीएल है और एक महानगर गैस है। अगर आप इन दोनों को ट्रैक करते जरा मेरे को बताएं, क्योंकि इन दोनों ने ना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इस बाजार में भी ना खड़े हुए हैं। एक तो इनका अपना बिजनेस है कोर, इनका कोई पीयर नहीं मिलता मार्केट में जल्दी। इन दोनों शेयर्स को अगर कवर करते हैं तो कोई रिकमेंडेशन है आपकी? हाँ, डिम्पी दोनों पे बाय है, लेकिन काफी लोअर लेवल से था। आई मीन 800, 850 पे हमारा आईजीएल पे पॉजिटिव था और एमजीएल भी काफी लोअर था जब लिस्टिंग थी। अब आपको ये देख के चलना है कि गैस यूटिलिटीज आर इन द बेस्ट स्पेस एवर। हमें लगता है ये रिसेंट फॉल गेल में भी आफ्टर एक्स बोनस जो है वो भी यूज करना चाहिए टू बाय। सेम इज विद पेट्रोनेट, दोनों ने आपको बहुत बड़े बोनसेस दिए हैं विच इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। IGL, MGL are both buy on decline because gas utility, given gas prices जहाँ हैं and the volume front, और जैसे आपने कहा they are more or less in monopolistic businesses, तो आगे जाते हुए इनकी विजिबिलिटी भी स्ट्रांग है और आई थिंक उनकी वॉल्यूम और मार्जिन्स आर गोइंग टू ओनली बी ऑन द अपसाइड। कोई भी डिक्लाइन मिले तो लीजिए, अभी यू आर ट्रेडिंग नियर एट वेरी वेरी हाई लेवल। आपको थोड़ा सा नीचे इनमें मिले, बट दीज आर वेरी वेरी गुड लॉन्ग टर्म बेट्स। अच्छा संजीव, एक और चीज़ बताइए, आप ना हमेशा से कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ आते हैं। मेरे को अच्छी तरह से याद है आपने एडीएजी में से ना आर पावर को चुना था, ये आरकॉम भी टूटा हुआ है। अब एडीएजी या फिर डेट वाली जो भी कंपनीज है, इसमें से कुछ पसंद है आपको? नहीं, डेट वाली कंपनी में तो जेपी पसंद था 7 रुपए पे, वो अब 21-22 पे हम तो निकल गए। अभी हम आर पावर पे बहुत पॉजिटिव हैं और एनटीपीसी पे। हमें लगता है पावर प्रोड्यूसर्स आर एट द लो, देयर कॉस्ट आर एट द लोएस्ट। सिर्फ वॉल्यूम अपटेक नहीं है। प्राइम लोड फैक्टर फॉर एनटीपीसी 73 एंड प्राइम लोड फॉर आर पावर इज 81।
अब आप ये लेके चलिए कि इनके आगे जाते हुए रिसीवेबल्स विल बी मच बेटर पोजिशन एंड साथ में वी थिंक वॉल्यूम्स आर ओनली गोइंग टू बी ऑन द अपर साइड, सो कॉस्ट आर गोइंग टू बी मच लोअर क्योंकि कोल कॉस्ट पास ऑन पीपीपी पे लोअर है, बट आगे जाते हुए देयर इज अ लॉट ऑफ विजिबिलिटी। तो एक सेक्टर जहां वेरी बुलिश है उसमें पावर ग्रिड, एनटीपीसी एंड आर पावर वुड बी ऑल थ्री वेरी वेरी गुड बाइज with a 20 to 20% upside in NTPC and at least a 50% upside in R power, given के उसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अब रिलायंस इंफ्रा और एनटीपीसी के लिए सिक्योर करते हैं कि पेमेंट गेटवे बहुत स्ट्रांग है। जी, इस बीच श्रीकांत, ये जो हाई डेट कंपनीज हैं और संजीव इनफैक्ट काफी समय से जेपी पर सलाह दे भी रहे थे, ऐसी कोई कंपनीज आपके रडार पर हैं क्या इस समय? देखिए, मुझे लगता है कि जीएमआर इंफ्रा एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि 13 रुपये से लेकर 22 रुपये तक की जो एक एक्टिविटी देखी गई थी, चार्टिकली ऐसे फॉर्मेशंस काफ़ी रेयर होते हैं और अगर ऐसे फॉर्मेशन बनते हैं विद गुड वॉल्यूम्स तो हम उसे ट्रैक करना चालू कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट जो 13 रुपये से लेकर 22 रुपये तक चला था उसका 50% करेक्शन हो चुका है। बिकॉज कि स्टॉक वीक है, फंडामेंटल्स वीक है, तो शायद 60% वीक हो सकता है, तो मे बी 17 साढ़े 17 के करीब भी आ सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर जोन में इसे बाय करना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक वापस 22 को रिटेस्ट तो कर सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि टेक्निकली 28 या 30 के लेवल्स को भी छूते हुए नजर आएगा, जो यहाँ से डबल के रिटर्न्स दिखाता है। तो जीएमआर इंफ्रा में काफी स्ट्रांग लग रहा है। प्लस जैसे अभी आर पावर की बात की थी, मुझे लगता है ये भी स्टॉक है कि जो अपने बॉटम को मेंटेन कर रहा है और एक उसमें एक एक्टिविटी देखने को मिल रही है। पॉसिबल है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकता है। अच्छा श्रीकांत, अगर मैं एचयूएल और आईटीसी नहीं लेना चाहूँ एफएमसीजी में, क्योंकि ये चले हैं, मेरा मन नहीं करता, इन भारी भरकम है, बहुत सारी और भी मेरी अपनी निजी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आईटीसी एचयूएल नहीं लेना चाहता, तो क्या इसका पीयर डाबर और मैरिको को प्लस कर सकता हूँ? ये ठीक है वैल्यूएशन में, मेरे लिए थोड़ा सस्ते भी हैं, मूव भी अच्छा मिलता है और मैं इसको प्लस कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, एक डाबर एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे हम बिल्कुल ले सकते हो, मैरिको भी ले सकते हैं, बट समहाउ इनके जो अगर इन्वेस्टमेंट की अगर व्यू हो तो डेफिनेटली लेना चाहिए, लेकिन अगर ट्रेडिंग व्यू से अगर आप देख रहे हो तो मुझे लगता है कि इन्हें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी स्लो स्टॉक है और इनका बीटा एवरी वीक एवरी मंथ स्लो होते जा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि ये शायद अपने साइडवेज एक एक्टिविटी में रहेंगे, साइडवेज परफॉर्मेंस में रहेंगे। अगर एफएमसीजी में अगर फोकस करना है तो मुझे लगता है गोदरेज ग्रुप पे फोकस करे, गोदरेज इंडस्ट्री, गोदरेज सीपी, और एक लगता है एशियन पेंट्स, जो पेंट इंडस्ट्री रिलेटेड है स्टॉक्स, उनमें फोकस करें। वहाँ पे बीटा है, प्लस आने वाले दिनों में लगती है कि एक्टिविटी देखने को मिल सकती है एशियन पेंट्स, पिडीलाइट काइंड ऑफ स्टॉक्स। बिल्कुल। संजीव, टाटा मोटर्स कैसा लग रहा है आपको? नहीं, टाटा मोटर्स बहुत अच्छा लग रहा है। ये 440 और 435 के बीच में इसमें बहुत एक्यूमुलेशन है। अब हमें लेके चलना है कि लोकल बिजनेस पे तो उनका कुछ खास फेरबदल हो नहीं रहा। जो ऑन द ग्राउंड लेवल आई कैन सी दैट सीवी सेल्स आर डेफिनेटली शोइंग अ लॉट ऑफ रोबस्टनेस। अगर अशोक लीलैंड के नंबर लेता हूं तो जेएलआर इज अ गिवन स्टोरी। अब क्या उनकी वीकनेस आएगी बिकॉज ऑफ द जो हेज है अगेंस्ट द पाउंड, वो थोड़ा सा आई थिंक प्राइसिंग होना है। बट सम ऑफ पार्ट्स अगर आप 10,000 रुपए पे कोई शेयर 10,000 निफ्टी पे लेना चाहें तो टाटा मोटर पे रिस्क रिवॉर्ड ये 435, 45 और 50 पे अच्छा है। इसमें आपको एटलीस्ट बाय द ईयर एंड 10 से 15% अपसाइड मिलना चाहिए। दो एफएमसीजी काउंटर में मिहिर जरूर कहना चाहूंगा, जो आपके शो पे हमने काफी टाइम से कहे थे, जो आपने जिक्र किया, टाटा ग्लोबल और यूनाइटेड स्पिरिट्स। कहीं भी डिक्लाइन मिले और आपको लीवर और आईटीसी में पसंदा नहीं लगे तो दीज स्टॉक्स कैन प्लीज यू कैन सरप्राइज यू ऑन द अपसाइड, बट बोथ ऑन डिक्लाइन, टाटा ग्लोबल एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स। एज अ डिस्क्लोजर ये हमारे पॉजिटिव कवरेज में है काफी टाइम से, और हम अभी भी सोचते हैं इवन दो दे मेड न्यू हाइज रिसेंटली, एनी डिक्लाइन शुड बी यूज्ड टू बाय। ठीक है संजीव, कोई ऐसे और शेयर जो आपको कमोडिटी स्पेस से ठीक लग रहे हो? जैसे टाटा ग्लोबल है, इसका बेस कमोडिटीज है, यूनाइटेड स्पिरिट्स का भी काफी हद तक वही चल रहा है, कोई और ऐसा सेगमेंट, कोई और ऐसा स्पेस? नहीं, और अच्छा तो आएगा, लेकिन मार्केट नीचे आए तो आएगी। अभी हमारे को थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं लग रहा डिम्पी, और हमें लगता है कि अभी अगर आपको लेना ही है एज अ डिस्क्लोजर, हमने काफी 2-4 दिन से हमने गोल्ड बीज लेना शुरू किया है, बिकॉज हमें लगता है गोल्ड में जो वीकनेस आनी थी वो आ चुकी है। एज अ प्रॉक्सी टू ग्लोबल क्यूज एंड ग्लोबल वीकनेस विच वी फोरसी एंड वॉलेटिलिटी, हमें लगता है गोल्ड कैन गिव यू 10% अपसाइड फ्रॉम हियर टिल दिवाली। तो वी आर सजेस्टिंग पुट योर मनी इनटू गोल्ड बीज, बिकॉज यहाँ पे
अनइन्वेस्टेड रहना भी थोड़ा मुश्किल रह सकता है। बिल्कुल। चलिए खैर, अब मार्केट तो थोड़ा सॉफ्ट है यहाँ पर रिकॉर्ड ओपनिंग के बाद, लेकिन सुपर शेयर उम्मीद करते हैं सॉफ्ट नहीं होगा आज का। देखते हैं कौन से हैं। बताइए सुमित। मैं आज जो कंपनी चुन के लाया है वो बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस के अंदर है। कंपनी है भारत सीट। ये कंपनी सीट्स बनाती है। मारुति, सुजुकी और रेनल, ये तीन कंपनियों के साथ मिलके, इन तीनों की ये इसकी पेरेंट है इनके, और ये इसकी सब्सिडरी है। इनका तीनों का जेवी है। शारदा मोटर इंडिया में रेनल ग्रुप की कंपनी है। सुजुकी और मारुति दोनों इस कंपनी के अंदर 15% स्टेक ओन करते हैं। दोनों की करीब 15% हिस्सेदारी है, और प्रमोटर ग्रुप के अंदर दोनों बैठते हैं। ये सबसे अच्छी चीज है, इसलिए क्लाइंट भी सबसे बड़े वही हैं, मारुति और सुजुकी। तो मारुति की सेल्स बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी की सेल भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। इंडियन रेलवेज दूसरा बड़ा क्लाइंट है कंपनी का। तो जितनी भी शताब्दीज में आप सीट्स देखते हैं वो सारी इस कंपनी की तरफ से आती हैं। उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, जॉन डियर, सैमसंग, कैरियर, ये कुछ और ऐसे कंपनीज हैं जो कि इसके इस कारोबार में। हालांकि कैरियर और सैमसंग जो है वो इसके कोई जो कॉइल्स का कारोबार है उससे कुछ इनका क्लाइंट केटर करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी मेंटेन करती है, क्योंकि पेरेंट स्ट्रॉन्ग है तो डिविडेंड भी अच्छा इनको देना पड़ता है। उसके अलावा कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, कैश साउंड है, और लास्ट क्वार्टर के नंबर साउंड थे। करीब करीब दुगने के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा था। ये क्वार्टर के नंबर इसी हफ्ते आने हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस क्वार्टर के नंबर भी अच्छे होंगे। 20 से 25% के आसपास कंपनी का मार्जिन जो है, जो मुनाफा उसमें इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और 2 से 3% कंपनी का मार्जिन जो है वो भी इंप्रूव हो सकते हैं। तो एक अच्छे नंबर कंपनी इस तिमाही के अंदर ही पोस्ट कर सकती है, जो कि इसी हफ्ते अवेटेड है, जो अपकमिंग वीक है इसके अंदर अवेटेड है। इसके अलावा लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे कंपनी ने कामकाज किया है और एक अच्छे ट्रेंड को मेंटेन करते हुए यहां पर ब्रोकर्स खरीदारी की राय दे रहे हैं। करीब 115 रुपए के टारगेट से। हालांकि क्योंकि ये शेयर 52 वीक्स हाई पे कामकाज कर रहा है तो अपने टारगेट्स बहुत दूर नहीं बचे हैं, लेकिन फिर भी 115 रुपए के टारगेट्स यहां पे दिए जा रहे हैं। ठीक है। भारत सीट्स आप देखिए 102 पे भी आ चुका है, करीब 8% की बढ़त, ऑलमोस्ट इंटरडे हाई, ये डे हाई है इसका, जिस पे आके भी ट्रेड कर रहा है विद अ गुड वॉल्यूम। एक्चुअली में वॉल्यूम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के शेयर्स के अंदर, लेकिन अच्छा वॉल्यूम इसके अंदर है। 50,000 से ज़्यादा का वॉल्यूम अब इसमें जुड़ा है, जो कि एवरेज का कहीं थोड़ा ज़्यादा है। संजीव, आप इस शेयर को ट्रैक करते हैं क्या, भारत सीट्स को? नहीं, ये काफी पहले करते थे, अब नहीं करते। इस स्पेस में हमारे को ओईएम स्पेस में सुप्रजीत हमारा टॉप पिक रहा है। ऑल द वे फ्रॉम 170 द स्टॉक हैज डबल्ड। हमें अभी भी लगता है कि सुप्रजीत इंजीनियरिंग इट हैज द हाईएस्ट सेल्स इन 65% मार्केट शेयर इन द केबल मार्केट इन द 2 व्हीलर, और अब वो 4 व्हीलर और डिफेंस इक्विपमेंट में भी जा रहा है। साथ में उसका जो फिनिक्स लैब के साथ मर्जर है वो हेलेनिक्स लाइट पे भी उसको काफी मार्जिन और काफी मार्केट शेयर देता है। तो फिनिक्स लैम्प ऑन डिक्लाइंस शुड बी अ वेरी गुड प्ले ऑन द ओईएम। भारत सीट आई थिंक इज एन अगेन एन ओईएम फॉर द मारुति, और आई थिंक वो भी डिक्लाइंस पे लेना चाहिए। बिल्कुल। चलिए संजीव, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। श्रीकांत, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल फर्स्ट एड को तो यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड बना निफ्टी पर भी, बनने के बाद टिका नहीं ज़्यादा, काफ़ी नीचे आ गया निफ्टी, लेकिन 9900 के ऊपर ये आज खुला था। कुछ ही देर में इन्फोसिस की मीडिया कॉल शुरू होने वाली है और उस पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल फर्स्ट एड को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।